अगर मिथुन चक्रवर्ती जी कोबरा है तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं नेवला हूँ। मोदी जी को खुश करने के लिए अपने आप को कोबरा बता रहे हैं, वो बस नाम भर के लिए ही कोबरा है। उसका ट्रीटमेंट हमारे लोगों के पास, सबके पास है। इससे पूरा मैसेज जाता है कि जो भाजपा सरकार है वो पूरी भाजपा सरकार ही कोबरा है, जो पूरे भारतवर्ष को डसने के लिए बैठी हुई है। वो पहले जो उनके शरीर में जो दाग लगे हुए हैं, जो गोदरार गुजरात में जो 2002 में जो इतना भयानक कांड उन्होंने कराया, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। चाह रहे कि मैं सीबीआई से कैसे बच जाऊं, इसलिए बस अपना उन्होंने जो अपना शर्ट जो है बस चेंज कर लिया है। गोश्त और रोटी खा के जो जितेंद्र तिवारी ने इस टाइम अपने शरीर का 250 किलो वजन बढ़ाया हुआ है। अभी अभी मिथुन चक्रवर्ती जिन्होंने बीजेपी का झंडा थाम लिया और स्टेज से उन्होंने कहा कि मैं कोबरा हूं, इस पर क्या बोलेंगे? ये तो मिथुन चक्रवर्ती की ना बहुत छोटी सोच मैंने देखी है कि पूरा भारतवर्ष के न्यूज चैनल उसको दिखा रहे थे और वो अपने आप को बोल रहा है कि मैं कोबरा हूँ। अगर मिथुन चक्रवर्ती जी कोबरा है तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं नेवला हूँ। उसका इलाज कैसे किया जाता है, हम सब नेवले यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसको छोटे छोटे कुतरों में काट के किस तरह से नेवला खा जाता है, उस तरह मिथुन चक्रवर्ती जिस तरह से अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, मोदी जी को खुश करने के लिए अपने आप को कोबरा बता रहे हैं, वो बस नाम भर के लिए ही कोबरा है। उसका ट्रीटमेंट हमारे लोगों के पास, सबके पास है। वो नाम मात्र के लिए है। और ऐसे फिल्मी डायलॉग दे के जो लोगों को प्रभावित करने के लिए, जो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, इससे पूरा मैसेज जाता है कि जो भाजपा सरकार है वो पूरी भाजपा सरकार ही कोबरा है, जो पूरे भारतवर्ष को डसने के लिए बैठी हुई है। लेकिन उनका मंसूबा कभी भी कामयाब नहीं होगा कि अब भारतवर्ष के लोगों के पास में कोबरे को भी खत्म करने का ट्रीटमेंट और इलाज हमारे पास। लेकिन भाजपा नेता जो है, जो अभी अभी आए हैं भाजपा में, वो सारे अपने बयान में बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। जैसे अभी जितेंद्र तिवारी ने जो पांडेश्वर से वो खड़े हुए हैं, बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं पांडेश्वर से जीत जाता हूँ तो मैं सारे पांडेश्वर के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजूंगा। वो तो जो है वो आसनसोल शहर का सबसे बड़ा बहरूपिया है। कल तक किसी हमारे घर में बैठ के हमें बताता था कि जब मैं डामरा में रहता था तो मेरे बगल में एक हमारे कोई माननीय हमारे निजामुद्दीन चाचा के बारे में हमें उदाहरण देते थे कि मैं उनके घर में पला बड़ा हुआ हूँ। बकरीद आते थे तो मैं उनके घर में बैठ के गोश्त खाता था। तो जब उनका नहीं हुआ तो कहाँ से किसका होगा? वो एक बीमारी था, अच्छा हुआ हट गया। उनकी रोटी वो भयंकर बीमारी था जो टीएमसी से निकल गया। अब टीएमसी स्वस्थ है और अब अच्छा से हम लोग जीते। उनका गोश्त और रोटी खा के जो जितेंद्र तिवारी ने इस टाइम अपने शरीर का 250 किलो वजन बढ़ाया हुआ है, वो डामरा के और आसनसोल वासियों के नहीं हुआ। तो अब भाजपा में आके वो तीरथ और हमें आगे जो लुभाने के लिए जो है हमारे हिंदुस्तान के लोगों जो लुभा रहे हो जितेंद्र तिवारी का, वो बहरूपिये वाला मोदी जी जैसा नकाब उनका भी उतार चुका है। लेकिन इस फैक्ट से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारी तादाद में टीएमसी के बड़े बड़े नेता ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इससे टीएमसी पर कोई असर पड़ रहा है? कोई असर नहीं पड़ रहा। वो अपने आप को बचाने के लिए जाके सब अमित शाह के झोली में जाके ढुक गए हैं कि मैं कैसे बच सकूं। जो उनके ऊपर में दाग लगे हुए थे और जो सारा धन भारतवर्ष का अपने घर में डाल लिया है, वो चाह रहे कि मैं सीबीआई से कैसे बच जाऊं, इसलिए बस उन्होंने जो अपना शर्ट जो है बस चेंज कर लिया है। यही है। और मैं दूसरी बात आपके चैनल के मार्फत से भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, पिछले 20 दिन पहले हमारे देश के महान देशभक्त चंद्रशेखर आजाद जी का भी शहादत दिवस था। मैंने नहीं देखा कि किसी भी भारत सरकार के नुमाइंदे ने या किसी बड़े नेता ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। और आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का शहादत दिवस है और उनके साथ उनके सहयोगी राजगुरु सुखदेव का भी शहादत दिवस है। मुझे नहीं लगता है कि भारतवर्ष में आज किसी भी जो बड़े बड़े नुमाइंदे, बड़े बड़े नेता आज भारत सरकार में जो भारत पे राज कर रहे हैं, उन्होंने इस शहीदों को ना नमन किया है ना श्रद्धांजलि दी है। आज जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस, हमारे चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी बदौलत आज हम हिंदुस्तान में जी रहे हैं। और ये आज हिंदुस्तान की बात करते हैं, हमारे मोदी जी 130 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं। वो हमें सिखा रहे हैं कि राष्ट्रहित की बात करो। उनसे हमको सीखना है कि राष्ट्रहित की बात क्या करनी है। वो पहले जो उनके शरीर में जो दाग लगे हुए हैं, जो गोदरार गुजरात में जो 2002 में जो इतना भयानक कांड उन्होंने कराया,
आज तक तो उनका वो दाग नहीं उनके शरीर से उतर सका। और वो ऐसा लोग हमें, वो ऐसा नुमाइंदा हमारे भारतवर्ष को जो आज चला रहा है, उनसे हम सीखेंगे कि हमें राष्ट्रीय हित की बात कैसे करनी है। बंगाल में इस बार किसकी सरकार? बंगाल में तो इस बार 100% लूट से, ईवीएम की चोरी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ईवीएम के बिना अगर चुनाव हुआ तो? ईवीएम के बिना अगर चुनाव होगा तो इस देश का जो मूल निवासी है उसका ही सरकार बनेगा। किसका? क्लियर बताइए, किसकी सरकार आएगी? यहाँ का जो मूल निवासी है SC ST OBC माइनॉरिटी। इस बार बंगाल में किसकी सरकार है? जो दौड़ है उसमें कांग्रेस भी है, ISF भी है, वाम फ्रंट भी है, भाजपा भी है, तो किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? सबसे पहले इतिहास को हम लोगों को समझना होगा। हम लोगों को बताया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश है वो आज़ाद हो चुका है। ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे पुरखे आज भी कहते हैं और पहले भी कहे थे कि आपका वो आजाद देश ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। जो देश के मालदार लोग हम लोग थे, हमारे जो पुरखे थे, आज हम लोग रिक्शा चला रहे हैं। आज हम लोग क्या बोलता है, जाति का अनुसार क्या बोलता है, काम करने पर मजबूर हो जाएंगे। उसके लिए क्या कर रहा है ये लोग, रेलवे को बेच दिया जा रहा है, सेल को बेच दिया जा रहा है, बिजली बोर्ड को बेच दिया जा रहा है, सबको प्राइवेटेशन कर दिया जा रहा है। मतलब आने वाला जो समय है उसमें अगर हम रिक्शा चलाते हैं तो हमारा बच्चा रिक्शा ही चलाएंगे, अगर हम क्या बोलता है मजदूरी करते हैं तो हमारा बच्चा मजदूरी ही करेंगे। इस तरह देश का व्यवस्था, देश का सिस्टम को निर्माण किया जा रहा है। और सच्चाई हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आज भी हमारा दुश्मन शिक्षा मंत्री वो है जो इतिहास काल में मुझे पढ़ने नहीं दिया जाता था। इतिहास काल में मुझे नहीं पढ़ने दिया जाता था, वही इस देश का शिक्षा मंत्री बन करके बैठा हुआ है। जो हमारा इतिहास है वो हमें नहीं पढ़ाता है, जिससे हम लोगों को सच्चाई पता नहीं चलता है। हम लोगों को भारत का संविधान पढ़ना है।